नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है जनवरी को, तो लगातार आपको संपूर्ण सिलेबस पर आधारित निःशुल्क टेस्ट सीरीज ऑनलाइन माध्यम से आपको ये टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। और मॉडल पेपर नंबर 6 पे हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार आपको जितने भी मॉडल पेपर हैं पूरे सिलेबस, क्योंकि आपके हिस्ट्री भी आनी है, पॉलिटिकल भी है, कल्चर भी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, करंट सारा है, तो टोटल 100 प्रश्नों का माजरा है। और इस 100 प्रश्न के अंदर आपको अंक लेने मात्र 50। 100% 50 अंक का मैटर है। और उसी के अकॉर्डिंग हम लगातार आपको मॉडल पेपर दे रहे हैं। इसका टेस्ट भी ऐप के अंदर आपको मिल रहा है, इसकी पीडीएफ भी आपको ऐप में मिल रही है। एक साथ तीन तीन चीजें इस जगह आपको कवर हो रही है। तो निश्चित है कि जो विद्यार्थी कंटिन्यू जुड़ा हुआ है, तो थर्ड पेपर की तो उसको दिक्कत आएगी नहीं। और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहना। आज हम चर्चा करेंगे मॉडल पेपर नंबर 6, 100 क्वेश्चन। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान में सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? साथ साथ में कमेंट में जवाब आने चाहिए। क्वेश्चन है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस है तो इनमें आपको पता लगते रहना चाहिए, क्योंकि जिस टॉपिक जितना सिलेबस आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो राजस्थान में सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? जल्दी से मुझे कमेंट करके साथ साथ में बताते रहो, ताकि मैं पूरा इस मॉडल पेपर को अपने कवर कर सके साथ मिलके। तो सोने चांदी की हवेली है वो महनसर झुंझुनू के अंदर। कहाँ पे? महनसर झुंझुनू। सबसे ज्यादा हवेलियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है? शेखावटी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? लप्पा, लप्पी, गोखरू, बांकड़ी, मुकेश, नक्शी आदि गोटे के प्रकार है। बिल्कुल सही है। लप्पा, लप्पी, गोखरू, बांकड़ी। कांच पर सोने का काम थेवा कला के नाम से जाना जाता है, जो प्रतापगढ़ में प्रसिद्ध है। सही है, सोनी परिवार करता है इसको। बादला पानी को ठंडा रखने के लिए जस्ते जिंक से बना बर्तन है। ये भी सही है। बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है ना, पानी को ठंडा रखने के लिए जस्ता या जिंक से बना होता है बर्तन होता है। और कांच पर सोने का काम थेवा कला के नाम से जाना जाता है, प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है, सोनी परिवार करता है। लप्पा, लप्पी, गोखरू ये सारे गोटे के प्रकार है। फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई तहनीसा कहलाती है। तो ये सोने के पतले तारों पर नहीं होती है, महीन वैसे तारों की जड़ाई होती है, उसको तहनीसा कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठारी भाग से अलग करती है? ये हो गया मारवाड़, ये हो गया मेवाड़, ये हो गया मेरवाड़। पहाड़ियों के नाम सुने ना? ये हो गया मारवाड़, ये हो गया मेवाड़, और ये हो गया मेरवाड़। अब ये क्या कह रहा है कि कौन सी पहाड़ियां मेवाड़ मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठारी भाग से अलग करती है? तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां। ठीक है, मेरवाड़ा की ये जो पहाड़ियां हैं, ये मारवाड़ को मेवाड़ से क्या करती है? अलग करती है। 56 की पहाड़ियां ये बाड़मेर में है। 56 की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? बाड़मेर में। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर में है। उदयपुर और सिरोही के अंदर है गिरवा की पहाड़ियां। कुंभलगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद और उदयपुर के अंदर है। राजसमंद और उदयपुर के अंदर है कुंभलगढ़ की पहाड़ियां। अभी आज सुबह करंट की क्लास में मैंने बताया था, कुंभलगढ़ महोत्सव चल रहा है 1 से 3 दिसंबर को। कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन हो रहा है 1 से 3 दिसंबर को। पर्यटन विभाग के द्वारा कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के किन जिलों में आडावाल की पहाड़ियों का विस्तार है? अब देखो, अरावली पर्वतमाला है ना, इसका विस्तार लगभग 17 जिलों के आसपास है। जो बीच वाला क्षेत्र है, जहाँ उपाद्र क्षेत्र है, ये इस प्रकार अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, यहाँ से सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और बहुत सारी पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों का तो कोई अंत ही नहीं है। तो आडावाल की पहाड़ियां, क्योंकि टुकड़ों में अवशिष्ट पर्वतमाला है, जगह जगह टूटी फूटी हुई है, अलग अलग इसके अवशेष है। तो आडावाल पहाड़ियां हैं वो बूंदी और सवाई माधोपुर के अंदर है। ठीक है, जिलों में आडावाल की पहाड़ियां कहाँ पे है? बूंदी, सवाई माधोपुर में। इस प्रकार ये पहाड़ियां हैं अलग अलग। जैसे झालावाड़ बूंदी के अंदर, बूंदी में देखो 12, हम देखते हैं कोटा के अंदर मुकुंदरा की पहाड़ियां, मुकुंदरा की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। मुकुंदरा की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहाँ पे है? कोटा के अंदर। पढ़ते हैं, चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार, जिसपे चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है।
ये है। इसके अलावा शाहबाद, शाहबाद का पठार कहाँ पे है? हड़ौती क्षेत्र में, बारां में, बारां झालावाड़ के अंदर। रामगढ़ की पहाड़ियां बारां के अंदर। इस प्रकार ये अडावाल की पहाड़ियां कहाँ पे है? बूंदी में। निम्न में से किस नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियों से होता है? निम्न में से किस नदी का उद्गम, दिवेर कहाँ पे? राजसमंद के अंदर। दिवेर कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर है। राजसमंद की पहाड़ियों से होता है कोठारी नदी का उद्गम। इसका कोठारी किसकी सहायक नदी है? बनास की, बनास की सहायक नदी, बनास की सहायक नदी है। कौन सी नदी? कोठारी। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध बना है। भीलवाड़ा में मेजा बांध, भीलवाड़ा में मेजा बांध बना है किस नदी पर? कोठारी नदी पर। और सभ्यता कौन सी स्थित है? बागोर सभ्यता। इस कोठारी नदी पर सभ्यता कौन सी स्थित है? बागोर सभ्यता। कौन सी नदी? कोठारी नदी। कौन सी पहाड़ी से निकलती है? दिवेर की पहाड़ी से। किसकी सहायक नदी है? बनास की। बांसवाड़ा में मेजा बांध बना है इस पे। बागोर सभ्यता इस नदी के किनारे है। नर्मदा नहर परियोजना राज्य के किन दो जिलों में फुहारा सिंचाई प्रणाली से क्षेत्र को सिंचित करती है? ये प्रश्न आता है। राजस्थान की ऐसी सिंचाई परियोजना जो 100% फुहारा पद्धति से यहाँ पे सिंचाई होती है। तो दो जिलों में है, बाड़मेर और जालोर। फिलहाल देखो बाड़मेर जालोर है, 33 जिलों के हिसाब से हमें बात करना है। बाड़मेर और जालोर जिले लाभान्वित होते हैं, बस इतना ध्यान रखना। नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान में लंबाई 74 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई 74 किलोमीटर है इस नदी परियोजना की। और सबसे पहले 2008 में तिल्लू गांव में पानी आया। तिल्लू गांव में पानी ने प्रवेश करवाया था सबसे पहले। ठीक है, बाड़मेर जालोर लाभान्वित होते हैं। 2008 में सिल्लू गांव में पहली बार पानी प्रवेश हुआ, लाभान्वित बाड़मेर जालोर। राजस्थान में लंबाई 74 किलोमीटर है, क्योंकि नर्मदा नहर परियोजना है वो 4 राज्यों की परियोजना है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की। राजस्थान में किस प्रकार के वनों का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है? राजस्थान में किस प्रकार के वनों का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है? मैंने उससे पहले जो क्लास ली थी उसमें 5 प्रकार के वन बताए थे। अब जो कंटिन्यू ये क्लासें ले रहा है, ये मॉडल पेपर ले रहा है, उसको तो पता चल रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं बदल बदल के क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहले मैंने एक में वन बताए थे सबसे ज्यादा रकम, एक में मैंने 5 प्रकार के वनों के बारे में चर्चा की थी, और आज का क्वेश्चन आ गया वनों का विस्तार। तो प्ले लिस्ट देखो, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान अध्ययन नाम से, उसमें सारे मॉडल पेपर है, प्ले लिस्ट यूट्यूब में। तो शुष्क उष्ण कटिबंधीय धोक वन है वो सबसे ज्यादा है, लगभग लगभग 58% भाग पे ये वन है, लगभग 58% भाग पे। ये दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी पूर्वी राजस्थान में शुष्क उष्ण कटिबंधीय धोक वन पाए जाते हैं। सबसे कम वन है सांगवान के वन, 0 पॉइंट कुछ ही है, यानी 6% के आसपास, ये बहुत ही कम है। राज्य में औद्योगिक विकास हेतु लघु, मध्यम व वृहद श्रेणी की इकाइयों की स्थापना हेतु सावधिक ऋण प्रदान कौन करता है? राजस्थान के अंदर औद्योगिक विकास के लिए अगर कोई शीर्ष संस्था है तो वो रिको है। कौन सी है? रिको। रिको की स्थापना हुई थी 1969 को। कब? 1969 को स्थापना हुई थी। किसके साथ? देखो, रिको की जब स्थापना हुई थी उद्योग प्लस खनिज विकास विभाग के साथ, उद्योग व खनिज विकास विभाग के साथ इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। लेकिन जैसे ही 1979 में ये खनिज वाला अलग हो गया, ये इसकी स्थापना होगी अलग से, तो 1980 में स्वतंत्र स्थापना हो गई, स्वतंत्र गठन हो गया 1980 में। इसलिए पेपर में या तो 1969 आएगा, 80 में आएगा। और रिको का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। ये जितने भी राजस्थान के अंदर पार्क बन रहे हैं ना, ये कौन बनाती है? रिको बनाती है। ठीक है, लघु मध्यम वृहद श्रेणी की इकाइयों की स्थापना तो सावधिक ऋण देती है रिको। आरएफसी राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी राजस्थान वित्त निगम 1955 में स्थापना। रूडा की स्थापना 1995 के अंदर हुई थी। रूडा, ये रूडा पता है क्या काम करता है? जो हैंडीक्राफ्ट है, हस्तशिल्प उत्पाद है, या किसी को राज्य के अंदर ये समझ लो जीआई टैग प्रदान करने में सहयोग करती है। एक है राजसिको, राजसिको, राजसिको की स्थापना 1961 को हुई थी। राजसिको की स्थापना 1961। और कंपनी का दर्जा
कंपनी का दर्जा 1975 में दिया गया। ठीक है, इसका काम भी हस्तशिल्प के क्षेत्र में और काम करता है। वर्तमान में चेयरमैन मनीषा अरोड़ा। और राशिको ने अभी जो आपके 14 से लेकर और 27 नवंबर को 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। वहाँ राजस्थान मंडप को पेवेलियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान राज्य को राज्य श्रेणी में कांस्य पदक मिला। अभी करंट में मैंने करवाया ताजा। निर्यात क्षमता वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक जिला एक उत्पाद योजना के संबंध में जिलेवार उत्पाद का गलत युग्म कौन सा है? देखो, पाली की मेहंदी ऐसी प्रसिद्ध है, बाड़मेर का इसबगोल, राजसमंद का टेराकोटा, जोधपुर का येलो मार्बल नहीं है। अभी जोधपुर का येलो मार्बल नहीं है, बल्कि जोधपुर का क्या है? हस्तशिल्प उत्पाद। हस्तशिल्प उत्पाद। मैंने पीछे इकोनॉमिक का टॉपिक करवाया था, उसमें मैंने सारे के 33 के 33 जिलों के उत्पाद आपको बता दिए। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, नौ चौकी बूंदी में, ये गलत है। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है और नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में। आपने देखा होगा, जब मैंने दूसरा पता नहीं तीसरा मॉडल पेपर करवाया था, तो नौलखा नवलखा जितने भी है, कोई महल दुर्ग और सब करवा दिए थे। तो रानी जी की बावड़ी बूंदी में नाथावती ने निर्माण करवाया था। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में राज सिंह की पत्नी जो राज सिंह था उसकी पत्नी ने निर्माण करवाया था। और नौ चौकी की पाल, ये नौ चौकी की पाल राजसमंद के अंदर है। अभी राजसमंद के अंदर है, राजसमंद झील के किनारे है नौ चौकी की पाल। तो 3 नंबर गलत होगा, सुमेलित नहीं है, तो 3 नंबर सुमेलित नहीं, बाकी सारे सही। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? देखो, ये टॉपिक भी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, कहाँ पे? अजमेर के अंदर। और ये 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। उस समय पृथ्वीराज चौहान तृतीय का राज था अजमेर के अंदर, और अजमेर को इन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाई थी, इसलिए मक्का मदीना अजमेर भारत का कहते हैं अजमेर को। तो प्रथम मराठा सरदार कौन थे? राजा साहू। राजा साहू कौन थे? शिवाजी के पुत्र, शिवाजी के पौत्र थे, शिवाजी के पौत्र थे। ठीक है। देवनारायण जी की घोड़ी लीलागर को फड़ में किस रंग से चित्रित किया है? देवनारायण जी की घोड़ी लीलागर को फड़ में किस रंग से चित्रित किया गया है? हरे रंग से, हरे रंग से। अब देखो, अब मुझे कमेंट करके फटाफट बताओ, रामदेव जी की घोड़ी, यहाँ घोड़ा या घोड़ी बता देना। जल्दी से अपने क्लियर कर लेते हैं, लोक देवता स्पेशल है अपने। रामदेव जी का घोड़ा या घोड़ी? गोगा जी का घोड़ा, तेजा जी की घोड़ी, बाबू जी की घोड़ी, मेहा जी की घोड़ी और हड़बू जी, इनका वाहन कौन सा है? बता दो, फटाफट बता दो, जल्दी से बता दो। इतने में मैं पानी पी लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, बता दो फटाफट। कमेंट में सारे बता दो कितने गजब के हैं। देखो, कल परसों मैंने रामदेव जी आपको करवाया पूरा का पूरा, ये सारे लोक देवता करवा दिए। तो प्ले लिस्ट में जाके देख लो, टोटल के टोटल मैंने आपको सारे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर यूट्यूब के अंदर जाके प्लेलिस्ट देखो, वहाँ पे मैंने पूरी कला संस्कृति, पूरी हिस्ट्री करवा दी, लगभग पॉलिटिकल के सारे टॉपिक करवा दिए। अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, मन लगा के, वो तो उत्तर दे देंगे, नहीं बाकी बस देखो। रामदेव जी के घोड़े, रामदेव जी का घोड़ा कौन सा था? नीला घोड़ा। क्या था? नीला, जिसको कहते थे लीला, सफेद रंग था। गोगा जी की नीली घोड़ी, तेजा जी की लिल्लण, बाबू जी की केसर कालमी, मेहा जी किरण काबरा और हड़बू जी का सियार। ठीक है, वाहन कौन सा था? सियार। ठीक है, हरे रंग का। देवनारायण जी की फड़ बांची जानती है जंतर वाद्य यंत्र से। जब फड़ बांचते हैं तो कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं? जंतर। बाबू जी का बचपन का नाम था पिता स्वाई भोज, माता सेठू खुटानी, पत्नी देखो घोड़ी लीलागर, पत्नी पीपल दे। पत्नी कौन थी? पीपल दे।
ठीक है। मेला आसिंद भीलवाड़ा में, आसिंद में मेला लगता है। इनका जन्म हुआ था आसिंद में माघ शुक्ल षष्ठी को। माघ शुक्ल षष्ठी को, ठीक है। गुर्जर समाज इन्हें क्या मानते हैं? गुर्जर समाज विष्णु का अवतार। गुर्जर समाज इन्हें क्या मानते हैं? विष्णु का अवतार। ठीक है, देवनारायण जी के बारे में क्लियर होगी। और ये लोक देवताओं की घोड़ियां। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करो विचार। कथन एक, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। बिल्कुल। और कथन दो, अनुच्छेद 201 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दें। ये दोनों प्रश्न पिछले 2 सालों से लगातार रिपीट हो रहा है, तो आपके काम का चीज है। लगातार क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है प्रश्न। 200 में ये है कि राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। तो दोनों के दोनों सही। राजस्थान में लगे पहले राष्ट्रपति शासन अवधि के दौरान राज्यपाल कौन थे? राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। कितनी बार? 4 बार। एक लगा 1967 में, फिर 1977 में, फिर लगा 1980 में, और फिर लगा 1992-93 में। सबसे कम अवधि 1967 वाले की थी और सर्वाधिक अवधि थी 1992-93 वाले की। ये पूछ रहा है कि जब पहले बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राज्यपाल कौन थे? तो सीधा हम पढ़ते हैं ना कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। लेकिन अकेले नहीं थे, उनको हटा के दूसरे भी आए थे, हुक्म सिंह जी भी आए थे। तो 3 और 4 इसका सही हो जाएगा। और चौथे में कौन थे? एम चन्ना रेड्डी थे। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देखो, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता कौन है? विपक्ष का नेता। कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है हमेशा। विपक्ष का नेता होता है। वर्तमान अगर मैं अभी ताजा आज की बात करूं, देखो 3 दिसंबर को मतगणना और नई सरकार बने और अलग की बात है। वर्तमान की बात करूं तो राजेंद्र सिंह राठौड़, राजेंद्र राठौड़ है। क्योंकि पहले कौन थे? गुलाब चंद कटारिया थे विपक्ष के नेता, तो वो थे। अब उन्हें असम के राज्यपाल बना दिया तो विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ बन गए, तो लोक लेखा समिति के राजेंद्र राठौड़ बन गए। इनकी नियुक्ति हमेशा करता है विधानसभा अध्यक्ष। कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। 1 वर्ष के लिए होते हैं। कितनी समितियां है ना? 22 समितियां जो टोटल। 4 वित्तीय समिति है और 19 दूसरी है, ये 18 दूसरी है। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिलों का युग्म कौन सा है? देखो, जनगणना से आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा। सर्वाधिक शहरी जो साक्षरता है वो बांसवाड़ा की है, और न्यूनतम शहरी साक्षरता वो किस जिले की है? सर्वाधिक ये उदयपुर की, सॉरी, बांसवाड़ा की तो न्यूनतम है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता उदयपुर की और न्यूनतम शहरी साक्षरता नागौर की है। निम्न में से राजस्थान के किस प्राचीनतम स्थल से लघु पाषाणकालीन माइक्रोलिथिक उपकरण प्राप्त हुए हैं? राजस्थान के किस प्राचीनतम स्थल से लघु पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? बागोर से। कहाँ से? बागोर। मैंने अभी बताया सभ्यता कहाँ की है? भीलवाड़ा की। बागोर भीलवाड़ा की। प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष भी मिले। प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष। ठीक है, बागोर भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे। जोधपुर के शासक राव जोधा के बाद उसके उत्तराधिकारी शासक कौन हुए थे? जोधपुर के बाद कौन उत्तराधिकारी शासक हुए थे? देखो, राव जोधा। 12 मई 1459 की घटना को जरूर याद रखना। जोधपुर शहर बसाया था इन्होंने, राव जोधा ने। ठीक है। राव जोधा के बाद शासक आए थे राव सातल और राव सुजा। राव सातल और राव सुजा आए थे। और गंगा, गंगा के पुत्र मालदेव बाद में आए थे। रणमल चूड़ा ये भी बाद में आए थे। चंद्रसेन, चंद्रसेन के बाद उसका भाई मोटा राजा उदय सिंह आया था। जोधा के बाद पूछे तो सातल और उसके बाद सुजा। ठीक है। राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति निम्न में से किसके परामर्श से करता है? देखो, लोकायुक्त की बात करें तो वर्तमान में कौन है? और वर्तमान लोकायुक्त की बात करें, प्रताप कृष्ण लोहरा। प्रताप कृष्ण लोहरा है। अब देखो, जब लोकायुक्त को नियुक्त किया जाता है तो किसका परामर्श चाहिए?
जब लोकायुक्त का करना है तो देखो, युक्ति से किसका परामर्श करता है राज्यपाल? मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष दल के नेता। ठीक है, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष दल के नेता। तो उत्तर आ जाएगा 1 2 3। विधानसभा का अध्यक्ष भी होता है इसके अंदर। राजस्थान के छठे वित्त आयोग की रिपोर्ट की काल अवधि क्या है? देखो, जब वित्त आयोग की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 243 जय, या जय का मतलब नो, आई, अनुच्छेद 243 जय 9 अंग्रेजी में आई के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया। और वित्त आयोग की शुरुआत जो होती है वो 1995 से होती है। हर 5 वर्ष बाद वित्त आयोग बदलता है। तो पहला वित्त आयोग 1995 को गठन हुआ था, कृष्ण कुमार गोयल के नेतृत्व में अध्यक्ष थे। वर्तमान में राजस्थान में छठा वित्त आयोग है, तो ये 12 अप्रैल 2020 से लेकर और 31 मार्च 2025 तक रहेगा। 31 मार्च 2025 तक रहेगा। और छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? छठे वित्त आयोग के अगर अध्यक्ष बात करें तो प्रद्युम्न सिंह है। कौन है? छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं प्रद्युम्न सिंह। ठीक है, प्रद्युम्न। अच्छा, आपसे पूछे पांचवें के कौन थे? डॉक्टर ज्योति किरण। आपसे पूछे चौथे के कौन थे? चौथे बीडी कल्ला। और आपसे पूछे प्रथम कौन थे? के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। ठीक है, हरिदेव जोशी, फिर माणिक चंद सुराणा, बीडी कल्ला, ज्योति किरण, डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह वर्तमान में छठे। ये ध्यान रख। और ये कॉलेज लेक्चरर की टेस्ट सीरीज है, नानक क्लासेज ऐप में चल रही है। कोई भी सुविधा आपको असुविधा हो तो 76 923 611 पर करें। इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट पड़े हैं सारे के सारे, मेगा टेस्ट पड़े हैं, 10 सिलेबस के अकॉर्डिंग है, 5 एक्स्ट्रा डाल दिए, प्लस अभी लगातार फिर चल रहे हैं मेगा टेस्ट मेगा टेस्ट। ये जो मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ ना अभी, इसका टेस्ट ऐप में मिलता है और इसकी पैनल पीडीएफ आपको मिलती है, तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। मात्र 499 में थर्ड पेपर अगर आपने ज्वाइन कर लिया और अच्छे तरीके से पढ़ लिया ना, थर्ड पेपर में खूब नंबर बनेंगे। पूरे करंट अफेयर्स की पीडीएफ पड़ी है, पूरी आर्थिक समीक्षा जो आपके पेपर में आने वाली अर्थव्यवस्था उसकी पीडीएफ वगैरह सब प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो आप। तो आज ही नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और ये टेस्ट सीरीज ले लो, ताकि थर्ड पेपर को आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना मैटर उपलब्ध है। ठीक है, राजस्थान में 16वीं विधानसभा के कार्यकाल में कितनी महिलाएं विधायक? यहाँ 15वीं करनी है। ठीक है, 16वीं नहीं, अभी 15वीं तो चलेगी। 15वीं, 15वीं। थोड़ा ध्यान, टेक्निकल टीम भी टेस्ट में डालो तो थोड़ा ध्यान से को चेंज कर देना, अभी बच्चों को कहीं दिक्कत आए तो। यहाँ 15वीं है क्योंकि अभी 16वीं तो स्टार्ट हुई है। अभी क्या हुई है? 15वीं विधानसभा के अंदर कुल कितनी महिला विधायक? 27। ठीक है, अभी 16वीं विधानसभा के तो चुनाव हुए हैं 25 नवंबर को, और तो 27, सबसे ज्यादा 28 थी 14वीं विधानसभा के अंदर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों कथन, 1 और 2 कथन है सही है। और वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूछे तो वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? जी के व्यास, जी के व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास। फिलहाल वर्तमान की बात कर रहा हूं। पहली कांता भटनागर। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के प्रावधानों में पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यताओं का संशोधन किया गया था? देखो, पिछली सरकार में योग्यता निर्धारित की थी ना, 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास की थी ना, तो वो किस धारा में परिवर्तन करके किया गया था? किस धारा में? क्योंकि अपने एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो ये नहीं देखते किसकी सरकार है, कांग्रेस है, भाजपा है, और है, इससे कोई मतलब नहीं होता। हमारा टैलेंट जानना होता है, हमारी भीड़ को कम करने के लिए एग्जामिनर किसी भी वर्ष का किसी भी टाइप से क्वेश्चन दे सकता है टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो धारा 19 के अंदर, धारा 19 में
राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम राज्य में कब लागू किया गया? ये टॉपिक है आपके नागरिक वाले, जन सुनवाई वाले सारे, ये रोज का एक प्रश्न दे रहा हूँ एक मॉडल पेपर के अंदर, तो उसमें सारे के सारे टोटल है। देखो, राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम राज्य में कब लागू किया गया? 1 अगस्त 2012 से। मध्यकालीन राजस्व प्रशासन में इजारा भूमि से क्या तात्पर्य था? मध्यकालीन राजस्व जो प्रशासन था उसमें इजारा भूमि कौन सी होती थी? जैसे हम पढ़ते ना कि खालसा भूमि की राजा के अंडर में होती थी, सरकारी भूमि होती थी, इजारा भूमि होती थी, राजस्व की देनदारियों से मुक्त भूमि होती थी, राजस्व से की देनदारियों की मुक्त भूमि। हॉलैंड समिति समझौता किस किसान आंदोलन के अंतर्गत हुआ? हॉलैंड समिति समझौते का मतलब क्या हुआ? 1922 की बात है, बिजोलिया किसान आंदोलन 1922 में। उस समय मेवाड़ के, उस समय बिजोलिया ठिकाने के मेवाड़ के जो एजीजी थे, यानी हम कह सकते हैं राजस्थान के एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? मिस्टर हॉलैंड थे। उनकी एक समिति बैठी, क्योंकि 84 प्रकार के कर थे, कुछ कर भी हटाए गए थे। 1919 में एक बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग भी बैठा था, वो संबंध किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। अब बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो ये चला 1897 से लेकर और 1941 तक, यानी टोटल चला 44 वर्ष तक। 44 वर्ष तक ये चला था। इसका प्रथम चरण चला, इसका जो मैं लिख देता हूं, प्रथम चरण चला किसके नेतृत्व में? साधु सीताराम दास के नेतृत्व, 1897 से 1916। दूसरा चरण चला विजय सिंह पथिक, 1916 से, वैसे 24 में हट गए थे 27 तक। और तीसरा माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा 41 तक। लाग बाग करों के विरोध में था, धाकड़ समाज के लोगों ने भाग लिया था और ये इतने साल चला। आचार सुधारिणी सभा 1910 और आर्य समाज 1911 की स्थापना किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान हुई थी? आचार सुधारिणी सभा 1910 में और आर्य समाज 1911 की स्थापना किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान हुई? धौलपुर प्रजामंडल। किसके? धौलपुर। अब बात आए धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कृष्णदत्त पालीवाल ने। कृष्णदत्त पालीवाल ने स्थापना की किसकी? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना पूछे तो जयनारायण व्यास। इनमें क्या होता था कि अध्यक्ष अलग होते थे, जैसे भंवरलाल सराफ इसके अध्यक्ष थे। सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में 1939 में हुई। कहाँ पे? बम्बई में। कहाँ पे? बम्बई में हुई। और कोटा प्रजामंडल नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा, ये ध्यान रखना, ये स्थापना। आरिलो किस संत की प्रसिद्ध रचना है? आरिलो सुना है क्या नाम? संत संप्रदाय ना, धार्मिक। आरिलो है संत मावजी की। किसकी? संत मावजी, जिन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? निष्कलंक संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय। संत मावजी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। बेणेश्वर धाम की स्थापना की किसने? संत मावजी ने। जन्म साबला ग्राम डूंगरपुर में। साबला ग्राम डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। पीडीएफ तभी समझ में आएगी जब मैंने अब जैसे डी लिख दिया, मतलब डूंगरपुर है। अगर देखोगे वीडियो देखोगे तो ही समझ में आएगी। संत पीपाजी चौहान थे खिंची, ऐसे संत हुए जो पहले राजा थे। ठीक है, कौन थे? और ये जो समाज आता है ना आपका, दर्जी समुदाय के आराध्य देव थे। संत बालिंद जी इस संप्रदाय से संबंधित रखते थे, बालिंद जी दादू दयाल जी से। और संत रज्जब जी दादू दयाल जी के शिष्य थे। पगड़ी, ओख, तांतरवाड़ा, बखेर उछाल। और यहाँ ये भी ध्यान रखना, संत मावजी का ग्रंथ है चोपड़ा एक। कौन सा? चोपड़ा, जिसमें इन्होंने तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी कर रखी है। तृतीय विश्व युद्ध की, अब देख लो, 2 तो विश्व युद्ध हो गए,
ठीक है 1918, और फिर ये वो 1939-45 वाला तृतीय विश्व युद्ध, देखो कितना खतरनाक हो सकता है। सारे देश अपने अपने हथियार बना के तैयार बैठे हैं, जिस दिन हो गया उड़ा देंगे। इससे पहले पहले फटाफट लग जो चोपड़ा जी जो ग्रंथ है, और दीपावली के अवसर पर इस चोपड़ा ग्रंथ का वाचन किया जाता है। अब अगला देखो, पगड़ी, ओक, सांत्रवाड़ा, बखेर, उछाल आदि रस्में किसकी है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो शोक या गम्मी की रस्म है, गम। सांत्रवाड़ा किसी को जाके जाते हैं ना, किसी के घर पे सांत्वना देते हैं। बखेर उछालते हैं, पीछे अर्थी जाती है तब उसे कुछ पैसे वगैरह या उछालते रहते हैं, बखेर होते हैं। पगड़ी, जब बड़ा कोई एकदम सदस्य होता है उसकी पगड़ी बदली जाती है, वो होती है। रघुनाथ, गोविंदराम, डालू, लच्छीराम व नूर मोहम्मद किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? तो चित्र शैली में कोट्टा शैली। जब भी कोट्टा शैली की बात आए तो कौन सी? शिकार के दृश्य, शिकार के दृश्य, नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। कौन सी शैली? कोट्टा। न रघुनाथ, गोविंदराम, डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद सारे कोट्टा शैली के चित्रकार हैं। निम्न में से असत्य कथन बताओ। कौन सा असत्य कथन बताओ? देखो, बारी, चुन्नी, लटकन, आभूषण कान में पहनते हैं, सही है। मालाबंद, तुर्रो, सरपेज, सर पर पगड़ी पहनी जाती है, आभूषण है। जामा, चोगा, सुथन, अंगरखी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हैं। दामनी, जिस ओढ़नी की जमीन की भूरी लाल व किनारों पर छोर तारों जैसा काला षटकोण दिखाई देता है, वो गलत है। ये दामनी ये नहीं होती, तीनों ही सही है। मालवी व मारवाड़ी बोली के मिश्रण से बनी होती है। मालवी व मारवाड़ी बोलियों से संबंधित टॉपिक है ना, जल्दी से बताओ। मालवी व मारवाड़ी बोली के मिश्रण से बनी होती है। तो एक तो मालवी मालव क्षेत्र में, और एक मारवाड़ी, इन दोनों के मिश्रण से बनती है खेराड़ी। कौन सी? खेराड़ी बनती है। और खेराड़ी कहाँ बोली जाती है? रागड़ी बोल जाती है, रगड़ी जाती है, रागड़ी। यानी ये मारवाड़ का क्षेत्र हो गया, और ठीक है, इधर मारवाड़ी होगी और इधर ये मालवी होगी। ठीक है, इसके बीच में ये जो क्षेत्र है, या निमाड़ी और रागड़ी बोली जाती है, तो रगड़गी रागड़ी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अहिरवाटी अलवर क्षेत्र में बोली जाती है, अलवर में। खिराड़ी भीलवाड़ा में, जो जाजपुर क्षेत्र है ना, वहाँ बोली जाती है। और निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। निम्न में से कौन सा नृत्य मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? मेवों के नृत्य देखो, रतवई नृत्य और रणबाजा नृत्य दोनों ही मेव जाति के हैं। मेव जाति का मतलब मेवात क्षेत्र, और मेवात क्षेत्र का मतलब का क्या हो गया? अलवर भरतपुर। तो रणबाजा नृत्य है ना, ये एक ऐसा नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। लूर नृत्य ग्रासियों का है। किसका है? ग्रासियों का। ठीक है। गेर नृत्य मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये लगभग सभी जनजाति करती है। गेर तो होली का गेर खेलते हैं ना, वो है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को पद से हटा कौन सकता है? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना जो आयुक्त है, उनको पद से कौन हटा सकता है? तो उनको कौन हटा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। और वर्तमान में हमारे राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त है डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में कौन सा और कौन से कथन सही है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत कौन से सही हैं? देखो, इस अधिनियम में कुल 17 अध्याय है, बिल्कुल सही है। यह अधिनियम 11 सितंबर 2009 से लागू हुआ था, यह भी सही है। इस अधिनियम में कुल 6 अनुसूचियां व 344 धाराएं हैं, ये भी सही है। उपयुक्त सभी। मुख्य सचिव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्य सचिव, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव श्री के राधाकृष्णन थे, सही है। बीएस मेहता का कार्यकाल मुख्य सचिवों में सर्वाधिक लंबा रहा, बीएस मेहता का कार्यकाल, बिल्कुल सही है। ठीक है। बीएस भगवंत सिंह, मुख्य सचिव के पास कोई भी विभाग नहीं होता, यह गलत है। बिना विभाग के काम नहीं करता, विभाग होता है भाई। मुख्य सचिव राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के बीच समन्वय स्थापित करता है, बिल्कुल एकदम सही है। तो 3 नंबर गलत है। राजस्थान में नागरिक चार्टर कब लागू किया, यानी सिटीजन चार्टर कब लागू हुआ? राजस्थान में नागरिक चार्टर यानी सिटीजन चार्टर कब लागू हुआ? 1997 को। आजीविका सुरक्षा के लिए बाजरा और बीज मसालों के विकास और संवर्धन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2023 में कहाँ किया गया? बाजरा और बीज मसालों के विकास और
संवर्धन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? जोधपुर में। और जोधपुर में ध्यान रखना बाजरा उत्कृष्टता केंद्र खुलेगा। क्या खुलेगा? बाजरा उत्कृष्टता केंद्र खुलेगा। और अभी बाड़मेर के गुड्डा मलानी में क्या खुला है? बाजरा अनुसंधान केंद्र। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकारों व उनके द्वारा रचित रचनाओं का निम्न में से कौन सा युग्म सही है? राजस्थान में साहित्यकार उनके द्वारा रचित रचनाओं में निम्न में से कौन सा कथन है सही है? देखो, चंद्र सिंह बिरकाली, कन्हैयालाल सेठिया, पाथल पित्थल मिंजर, ललटांस धरती दोरारी, बिल्कुल सही है। चंद्र सिंह बिरकाली की मणि मधुकर है इनकी रचना, लेकिन अलग अलग है एक एक। देखो सारी पढ़ लेता हूं मैं। राजस्थान साहित्य के प्रमुख साहित्यकार व उनकी रचनाएं। चंद्र सिंह बिरकाली, ये प्रश्न आएंगे पेपर में, क्योंकि आपके जो साहित्य दे रखे हैं ना, मध्य और आधुनिक और वर्तमान और ये सारे। चंद्र सिंह बिरकाली बादली, सांझ, लू, बाल सांद और कहू मुकरणनी, कह मुकरणनी, ये सारी चंद्र सिंह बिरकाली की है। मणि मधुकर बहुत इंपॉर्टेंट, पग फेरो, कावड़, शुद्धि सपनों के तीर। शिवचंद भरतिया, शिवचंद भरतिया बहुत बड़ा नाम है, राजस्थानी भाषा में प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, प्रथम नाटक लिखने वाले। केसर विलास, विश्रांत प्रवासी, कनक सुंदर और फाट का जंजाल है। अब मुझे कमेंट करके बताओगे कि मन लगा के आप पढ़ रहे हो कि नहीं। केसर विलास क्या चीज है, विश्रांत प्रवासी क्या चीज है, और कनक सुंदर, तीनों ही प्रथम प्रथम है। एक उपन्यास है, एक कहानी है और एक नाटक है। तीनों कमेंट करके बताओ, ये आपके लिए मैं छोड़ के जाता हूँ। यस सर। नाथू सिंह महरिया की देखो, नाथू सिंह महरिया की है गांधी शतक, आरडी शतक, चुंडा शतक, झालामान शतक। शतक लगाते ही नाथू सिंह ने लगा दियो। श्री लाल नथमल जोशी, आबे पटकी एक बीननी दो बीन, परियोड़ी कंवारी सबड़का। ये सारे आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 जो है ना, उसका एक अध्याय है, उसमें ये सारे लिखे हुए हैं टोटल। और जो 6 से 12 की अपनी टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी मैंने। 6 से 12 की जो ये मैटर है ना सारा, ये सारा उपलब्ध मैंने फ्री डाल दिया, पीडीएफ डाल दी, वो प्रिंट निकाल के चाहे पढ़ लेना। वन लाइनर है सारा का सारा, कक्षा 6 से 12 इसी टेस्ट सीरीज के अंदर है जो मैंने बताई है। जिसने ले रखी है वो भी पढ़ लेना, जिसने नहीं ले रखी लेके पढ़ लेना। पुंडरिक विठल, रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तक निर्णय। और मेघराज मुकुल के सेनानी जागी जोत कितव्या कंकण, ये मेघराज मुकुल वही है, ठीक है। कौन सी? चुड़ावत मांगे सेनानी सिर काट दियो सतरानी, वो है। तो ये कुछ ये रचनाएं हैं, ध्यान रखना। पद्मश्री से सम्मानित कोमल कोठारी का संबंध किस संस्थान से है? कोमल कोठारी को पद्मश्री मिल चुका है। इन्होंने रूपायन संस्थान जो बोरुंदा जोधपुर के अंदर है, 1960 में इसकी स्थापना की थी। इसके साथ विजयदान देथा भी थे। और हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ एक झरना है, अरना झरना। यहाँ पे एक झरना है, अरना झरना संग्रहालय। जैसे जोधपुर में अरना झरना भी है, लेकिन एक संग्रहालय है। और इस संग्रहालय की खासियत देखो, इसमें हजारों झाड़ू पड़ी है, हजारों गांवों से लाई हुई झाड़ू पड़ी है, ठीक है। और इसकी खासियत देखो, अभी केबीसी के अंदर, केबीसी के अंदर अमिताभ बच्चन जी ने ये प्रश्न पूछा था वहां पे, एक क्वेश्चन के रूप में, शायद 25 लाख का इनाम था, पता नहीं क्या। उसमें पूछा था कि ये जो है ना, कि यहाँ से जो अरना झरना के अंदर एक हजारों गांव से लाई हुई एक वस्तु पड़ी है जो इस प्रकार के काम आती है, हिंट दिया था। वो क्या चीज है? ऑप्शन में झाड़ू था। तो ये चर्चा में ध्यान रखना। गुरु नानक संस्थान जयपुर, गुरु राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर, अरबी संस्थान टोंक, तो उत्तर आ जाएगा रूपायन संस्थान जोधपुर। अगला देखो, इनमें में से कौन सा कथन राजस्थानी चित्रकला के बारे में सत्य नहीं है? राजस्थानी चित्रकला के बारे में सत्य नहीं। देखो, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन सन 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में की। सही है। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने राजमहल में चितेरोरी ओवरी नामक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरें और कारखानों कहते हैं। ये भी सही है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकार था कमल चंद्र नामक चित्रित ग्रंथ मेवाड़ महाराणा तेज सिंह के समय चित्रित हुआ 1260 ईस्वी में। बिल्कुल ये भी सही है। तो तीनों ही पॉइंट सही है। सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, निहालचंद चित्रकारों का संबंध बूंदी से नहीं है, बल्कि किशनगढ़ शैली से, किशनगढ़ शैली से है। निहालचंद बनी ठनी का चित्र बनाया था ना, नाम से पता रहा। देखो, राजा सावंत सिंह के समय। राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्न त्योहारों पर मनाए जाते हैं। देखो, हिंदू पंचांग के अनुसार तिथि क्रम बताना है।
सबसे पहले तो आपको चैत्र महीने से लेकर और फाल्गुन महीने तक के महीने पता होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान रंगीलो राजस्थान है और इतने त्यौहार बनाए जाते हैं, पूछो ही मत, आते रहते हैं त्यौहार। और राजस्थान में नौकरी लगने का मतलब है कि टीचर की नौकरी तो ऐसी है राजस्थान के अंदर कि इतने त्यौहार, हर त्यौहार पे छुट्टी होती है, यानी 365 में से लगभग सवा महीने ना तो त्योहारों वगैरह से लगभग छुट्टियां रहती है। ये कंडीशन है राजस्थान, इसलिए राजस्थान में टीचर लगना पसंद तो बहुत करते हैं। चैत्र फाल्गुन में इतने त्योहार आते हैं, जैसे विजयादशमी कब आता है? आश्विन महीने में, आश्विन महीने में आता है ना, आश्विन शुक्ल दशमी को। करवा चौथ आती है कार्तिक महीने में, कार्तिक कृष्ण चौथ को। पक्ष बारस आती है भाद्रपद कृष्ण बारस को। और अक्षय तृतीया आती है वैशाख महीने में, वैशाख शुक्ल तृतीया को। तो सबसे पहले देखो वैशाख आएगा, 3 नंबर आएगा। उसके बाद में आता है भाद्रपद, 4 नंबर आएगा। उसके बाद में आश्विन, और फिर 3 4 1 2, ये आ गया। ठीक है, ये त्योहार का टॉपिक मैंने करवा दिया, देख लेना वहां पे बहुत शानदार तरीके से। निम्न में से असत्य कथन की पहचान करो, असत्य कथन की पहचान करो। देखो जानकी लाल भांड मंकी मैन कहते हैं स्वांग की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है, सही है। स्वांग सुना है ना आपने, कहते हैं ना के सांग सांग स्वांग, यानी वो बहुरूपिया कला, ये समझ लो अलग अलग रूप धारण करना, वो स्वांग सांग हो गया। भवाई नाट्य का जन्मदाता बाघा जी जाट को माना जाता है, ये भी सही है। चारबेत नाट्य शैली का प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खां और खलीफा करीम खां ने किया था, ये भी सही है। आपसे पूछे चारबेत कला कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की। भवाई नाट्य मेवाड़ क्षेत्र का जानकीलाल भांड सवांग के रचयिता है। जानकी प्रसाद घराना अथवा वाराणसी घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है, ये गलत है। ये आदिम घराना नहीं माना जाता, ये जयपुर को माना जाता है। जयपुर घराने को आदिम घराना माना जाता है, घराना। ठीक है, ये नहीं माना जाता है। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित है? देखो औवा के ठाकुरों की कुल देवी सुगाली माता, बिल्कुल हम पढ़ते हैं ना, औवा के ठाकुर कुशाल सिंह की जो कुल देवी है सुगाली माता, 1857 की क्रांति की देवी, क्रांति की देवी, ये भी पढ़ते हैं। ठीक है, क्रांति की देवी। तिरवी जाति की कुल देवी आई माता, आई माता का मंदिर है बिलाड़ा के अंदर, बिलाड़ा जोधपुर में, बिलाड़ा के अंदर मंदिर है, और रामदेव जी की शिष्य थी। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है नागणेची माता, जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर नगाना गांव बाड़मेर में, नगाना गांव बाड़मेर के अंदर है। और चौहानों की इष्ट देवी है जीण माता, जिनका मंदिर रेवासा सीकर में बना हुआ है, रेवासा सीकर। तो सारे सही है ये, टोटल 1 2 3 4। राजस्थान की बोली व उनके प्रचलन क्षेत्रों के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत युगम है? देखो मारवाड़ की जो बोलियां हैं वो पाली बीकानेर सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है, सही है। ढूंढाड़ी है वो जयपुर दौसा किशनगढ़ में बोली जाती है, ये भी सही है। अब जरूरी नहीं है कि प्रॉपर जिले में हो, तो सीमा लांग भी सकता है। बागड़ी भीलवाड़ा राजमंदी, ये गलत है। बागड़ी जो बोली जाती है वो बागड़ क्षेत्र में बोली जाती है, बागड़ में, यानी हम कह सकते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा में आसपास क्षेत्र में बोली जाती है, भीलों की बोली कही जाती है ये। मालवी झालावाड़ कोटा प्रतापगढ़ है। मुमल ओल्यू पावड़ा पपेया सुपना बिछुड़ा किससे संबंधित है? ये सारे के सारे लोकगीत है। क्या है? लोकगीत। इस वर्ष गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना कर दिया। ये शायद आपके पिछले पेपर में आया, पता नहीं आरपीएससी ने पूछा था 2020 में। ये योजना जन सहयोग से गांव का विकास करना है, इस प्रकार का है, साथ में रोजगार भी मिल जाए और गांव विकसित भी हो जाए। गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना, इसका नाम महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना 2020 में किया गया। आईएम शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? आईएम, आईएम का मतलब क्या होता है? इंदिरा महिला, इंदिरा महिला शक्ति योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में, 2021 में 19 दिसंबर 2021 को हुई थी। क्या चीज है उड़ान योजना? इसकी ब्रांड अम्बेसडर पूछे, ब्रांड अम्बेसडर पूछे तो अवनी लेखरा है, ब्रांड अम्बेसडर अवनी लेखरा। ठीक है, अवनी लेखरा है। उड़ान योजना यानी निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना, निःशुल्क सैनिटरी
नैपकिन अवेलेबल। ठीक है। शामिल है 10 से 45 वर्ष की बालक व महिलाएं। आयु वर्ग पूछे 10 व 45 वर्ष की। तो 2021 में इसकी स्टार्टिंग है। और जो महिला व बाल विकास विभाग है इसका नोडल विभाग है। राजस्थान में युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? राजशील पोर्टल को। इसको राजशील। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है? पॉइंट नोट करना, वन रिपोर्ट पशु रिपोर्ट से एक एक प्रश्न पक्का आएगा। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन उदयपुर के अंदर। 3 प्रकार के वन होते हैं ना, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन। आरक्षित उदयपुर में, संरक्षित बारां में और अवर्गीकृत बीकानेर में। अब थोड़ी सी डिटेल देख लो, काम की चीज है। प्रशासनिक प्रतिवेदन 2020-21 राज्य में कुल अभिलेखित वन है 32,862.50 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60% है। एक ये नोट कर लेना, ये नोट कर लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है। और प्रशासनिक अधिनियम 1953 के तहत वनों को 3 भागों में बांटा जाता है। हो सकता है वो आसान सा प्रश्न ये दे दे, निम्न में से कौन सा भाग नहीं बांटा जाता? 3 है। पहला, आरक्षित वन पूर्णतः प्रतिबंधित वन है और ऐसे वन 37.05% भाग पे फैले हैं। और अरे वैसे पूछे तो 12,176.24 वर्ग किलोमीटर में है और सबसे ज़्यादा उदयपुर में है। वैसे भी वन सबसे ज़्यादा उदयपुर में है, प्रतिशत में भी उदयपुर में है। एक होता है संरक्षित वन, आंशिक प्रतिबंधित वन, यानी अनुमति लेके काटा जा सकता है, ये 56.43% भाग पे है और 18,543.22 वर्ग किलोमीटर में है, सबसे ज़्यादा 12 के। अवर्गीकृत वन बस काटते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, 2143.04 वर्ग किलोमीटर में है और सर्वाधिक बीकानेर के अंदर। यह आंकड़ा बहुत गजब का है, प्रतिशत वर्ग किलोमीटर किस जिले में पूछा जा। राजस्थान में राज्य स्तरीय राजीव गांधी फिनटेक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। जबकि विश्वविद्यालय पूछे, राजीव गांधी विश्वविद्यालय पूछे तो जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर ये स्थापित हो रहा है अभी, करवड़ जोधपुर के अंदर। स्थान भी बता देता हूं मैं, करवड़ जोधपुर के अंदर स्थापित हो रहा है। शंख की तराशी चूड़ियां, अंगूठी और लाजवर्द मन के राजस्थान के किस नवीनतम स्थल से प्राप्त हुए हैं? शंख की तलाशी चूड़ियां, अंगूठी व लाजवर्द मन के राजस्थान के किस नवीनतम स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये जितने भी प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बरौर से। ये बरौर कहाँ पे है? अब मैं अगर अनूपगढ़ ऑप्शन में नहीं होता है तो श्री गंगानगर जिले के अंदर ये बरौर आता है, लेकिन नया जिला बन गया अनूपगढ़, तो अनूपगढ़ के अंदर आ गया। ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन गए। ताजा, एकदम ताजा अपडेट आपके सामने। तो कौन बन गए? MM श्रीवास्तव, जो सुप्रीम कोर्ट के अभी मुख्य अपने न्यायाधीश बने हैं। ऑगस्टिन जॉर्ज में राजस्थान के 41वें मुख्य न्यायाधीश थे, ये थे राजस्थान के। ठीक है, ये राजस्थान के थे। अब कार्यवाहक किसको बना दिया? MM। MM का नाम ध्यान रखना, MM यानी मनिंदर मोहन। MM मनिंदर मोहन श्रीवास्तव तीसरी बार ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने। 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? अभी गोवा के अंदर 37वें राष्ट्रीय खेल हुए। ताजा अपडेट जो अभी बुक आएगी अपनी 10 दिसंबर को, ये बुक जरूर ले लेना, कॉलेज लेक्चरर वाले। तो जितने भी विद्यार्थी है टोटल, ठीक है, जितने भी कॉलेज लेक्चरर वाले विद्यार्थी है टोटल, ऐसे नहीं, सबको मैं राष्ट्रीय खेल, एशियन गेम वगैरह सब दे दूंगा। तो इसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता है? 37वें स्क्वैश टीम ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य। असंगत छांटिए, देखो, बाबूजी की फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र से बजाई जाती है, बिल्कुल। देव जी की फड़, देव जी का मतलब देव नारायण जी की फड़ जंतर वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती है, ये भी सही है। गोगा जी की फड़ डेरू वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती है और रामदेव जी की फड़ इकतारा वाद्य यंत्र से बजाई जाती है, तो ये गलत है। तो इकतारा नहीं है, अगर रामदेव जी की फड़ बांची भी जाती है तो किसके द्वारा? तंदूरा या फिर रावण हत्ता।
ज़्यादातर तंदूरा ही पेपर में आता है। जब भी 13 ताली नृत्य किया जाता है तो मंजीरा वाद्य यंत्र और तंदूरा। ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध में निम्न में से किसने यह अफवाह फैला दी थी कि बादशाह सलामत अकबर समय हल्दी घाटी के युद्ध में मैदान में आ रहा है? देखो 18 जून 1576 को युद्ध हुआ था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध अकबर वर्सेज महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इसमें मेहतर खान ने अफवाह फैला दी, क्योंकि महाराणा प्रताप की सेना एक बार टूट पड़ी थी मुगलों पे, तो वहां फैला दी कि अब अकबर खुद आ रहा है, तो फिर मुगलों की सेना का हौसला बुलंद होता है। हुमायूं को राखी भेजने व 1534 में चित्तौड़ के साके में जोर किसने किया था? हुमायूं को राखी भेजे थे जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, तो वो कौन थी? कर्मावती, राणा सांगा की पत्नी थी कर्मावती, और चित्तौड़ का ये दूसरा साका हुआ। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का कितने मूल्य पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अर्थव्यवस्था के प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे, और लगातार मैं पीडीएफ वगैरह इनकी सारी उपलब्ध करवा रहा हूँ। 5.18%। कितनी? 5.18। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ये भी प्रश्न पक्का आएगा आपके पेपर में। तो स्थिर मूल्य 2011 वर्ष के अनुसार 80,134 और प्रचलित मूल्य 1,56,149। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्य पर कृषि और संबंधित क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन जीएसवी में योगदान कितना है? 28.95। ये तो फिक्स ही रट्टा लगा लो, सीधा ये सीधे ही आएंगे, टपक जाएंगे पेपर में। 2019 से शुरू जल जीवन मिशन, जिसका लक्ष्य 2024 तक हर घर कनेक्शन उपलब्ध करवाना है, इसके तहत दिसंबर 2022 तक कितने नए कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं? कितने नए कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं? 6.78 लाख। 6.78 लाख। देख लो। 31 मार्च 2022 तक 25.24 लाख घरेलू कनेक्शन और 22-23 के दौरान 6.78 लाख नए कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। मिड डे मील के बारे में असत्य बताओ। स्पेशल लिख रखा है आपके टॉपिक मिड डे मील। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5 के लिए प्रति विद्यार्थी 100 ग्राम प्रतिदिन तथा कक्षा 6 से 8 के लिए प्रति विद्यार्थी 150 ग्राम प्रतिदिन गेहूं या चावल प्रदान किया जा रहा है। सही है, देख लो इसको। मिड डे मील के तहत वितरण किए जाने वाले भोजन में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 450 कैलोरी है और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए 1400 कैलोरी और 120 ग्राम प्रोटीन होता है। ये गलत है भी, 1400 नहीं होता, 700 होता है। कितना? 700 होता है, और 120 नहीं होता, 12 ग्राम मिलता है। तो ऐसा सत्य हो गया। कक्षा 1 से 5 तक के लिए खाना बनाने की लागत प्रति विद्यार्थी 4.97 प्रति 4.4 रुपये 97 पैसे प्रतिदिन है, और कक्षा 6 से 8 के लिए खाना बनाने की लागत 7 रुपये 45 पैसे प्रतिदिन है। ये भी सही है, ये नोट कर लेना। और ये बुक है जो बाजार में उपलब्ध होने जा रही है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध हो जाएगी। ऑनलाइन लेने के लिए आप सिर्फ डाक सुविधा है हमारी, ओनली डाक सुविधा 80 580 22 001, इस नंबर पे आपको 5 दिसंबर के बाद आपको बता दिया जाएगा कितनी पेमेंट करनी है, और फिर अपना ठीक है, क्या मिलेगी? डाक सुविधा मिलेगी। ठीक है, ओनली, और ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं होता है। 5 दिसंबर के बाद आपको बता दिया जाएगा कितना प्राइस है इसका, उतना डाक के माध्यम से यानी आप पे कर दोगे। स्क्रीनशॉट डाल के अपना एड्रेस लिख देना, आपको ऑनलाइन 3-4 दिनों में बुक मिल जाएगी। सीमा सड़क संगठन द्वारा चेतक परियोजना का आरंभ 1960-62 में किया गया। इसका मुख्यालय राजस्थान में कहाँ है? 1960-62 में किया गया। 1960-62 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बिछवाल, बीकानेर के अंदर। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन अग्रिम अनुमानित कितना है? तो ये कई बार प्रश्न मैं करवा चुका हूँ, इनको बार बार रिपीट करना है। 253.99 लाख मैट्रिक टन। देखो 253.99 लाख मैट्रिक टन, 98.98 इसमें खरीफ है, और 156.01 गरीब जो रबी की फसल है। ठीक है। गन्ना उत्पादन 2.18 लाख मैट्रिक टन हुआ है। कपास 55.53 लाख गांठें हैं।
राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार किस फसल में राजस्थान का प्रथम स्थान है? तो बाजरे में प्रथम स्थान है। अब यहाँ से एक प्रश्न आएगा आपके पक्का। देखो, कृषि उत्पादन में स्थान भारत सरकार द्वारा आंकड़ों के आधार पर है। हम पहले स्थान पे हैं, राजस्थान पहले स्थान पे है सरसों में 44.57%, बाजरा 41.71, गवार 84.60, 2019 की स्थिति के अनुसार। इसमें तो हम प्रथम स्थान पे। तिलहन, पोषक अनाज, ठीक है, इन सब में हमें फर्स्ट पे, एक नंबर पे। मूंगफली और कुल दलहन में हम दूसरे स्थान पे हैं। सोयाबीन, चना और ज्वार में हम तीसरे स्थान पे। वर्ष 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार कितना रहा? 2.73 हेक्टेयर। 2.73 हेक्टेयर, जो वर्ष 2010-11 3.07 हेक्टेयर था, वह कमी को दर्शाता है। देखो कमी हुई है, पहले 3.07 हेक्टेयर था, अब 15-16 में 2.73 हेक्टेयर है। राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 9 अगस्त 2002 को। इसका काम क्या है? राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण के लिए। राजस्थान में 4 पेट्रोलियम फेरस बेसिन में विंध्यन बेसिन के अंतर्गत कितने जिलों के हिस्से हैं? देखो, राजस्थान में 4 पेट्रोलियम फेरस बेसिन है, 4 है ना, उनमें से जो विंध्यन बेसिन है उसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा करें। 4 पेट्रोलीफेरस है, पेट्रोलियम संभाव्य क्षेत्र है, 14 जिलों में फैले हुए 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में। एक है बाड़मेर सांचौर बेसिन, जिसमें बाड़मेर और जालोर जिले आते हैं। एक है जैसलमेर बेसिन, जैसलमेर जिला आता है। एक है बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर आता है। और एक है विंध्यन बेसिन, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा आता है। ये पॉइंट नोट करना, ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही गजब की चीज है। ठीक है। अटल भूजल योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल है? 17। अटल भूजल योजना में राजस्थान के 17 जिले शामिल है। भारत सरकार और विश्व बैंक की 50-50 हिस्सेदारी है इसमें। टोटल देश के 7 राज्यों के 78 जिले शामिल है। 1 अप्रैल 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रथम चरण में 6,000 करोड़ में से राजस्थान को 1189.65 करोड़ रुपए मिलेंगे और 5 वर्षों की अवधि में ये 2021 से 24-25 तक लागू की जाएगी। राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1139 पंचायतों को चयनित किया गया है। ये 7 राज्य हैं और उद्देश्य इसका क्या है? इस योजना का उद्देश्य भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है। SDG 4.0 के बारे में सत्य कथन बताओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसका लक्ष्य 2030 तक 17 लक्ष्यों को पार करना है। 2015 में इसका टारगेट बनाया गया था, 1 जनवरी 2016 से ये प्रभावी है। ठीक है। राजस्थान का कुल स्कोर 60.15 रहा, ये सही है। 4.0 में सीकर जिला टॉप पे रहा और इसका स्कोर 65.92 रहा, ये भी सही है। अंतिम स्थान पे जिला जैसलमेर रहा, इसका स्कोर 51.33 रहा, ये भी रहा, सभी सत्य है। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम RUSTP चरण तृतीय किसके द्वारा वित्त पोषित है? ADB। मैंने टोटल आपको 12 ऐसी विकास योजनाएं बताई थी जो किसके सहयोग से 10 से 12 चल रही है, बाहरी शक्तियों से। और याद ही कर लेना, एक पक्का देगा पेपर में, किसके सहयोग से? ADB यानी एशिया विकास बैंक, जिसका मुख्यालय मनीला के अंदर है। इस राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चरण है तृतीय, नवंबर 15 से लेकर मार्च 2023 तक इसका टारगेट था। ठीक है। अनुबंधों में दीर्घ अवधि 10 वर्ष के अनुरक्षण, मरम्मत और परिचालन का इसमें प्रावधान किया गया। इसमें देखो, चयनित शहरों के निवासियों को जलापूर्ति सेवा प्रदान करना है। 5 शहर है इसमें, टोंक, गंगानगर, झुंझुनू, पाली और भीलवाड़ा को शामिल किया गया है। पाली और झुंझुनू में परियोजना का कार्य पूर्ण हो चुका है, बाकियों में चल रहा है। कर्नल जेम्स टोड के ऐतिहासिक ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया? राजस्थान के इतिहास के पिता गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड का ग्रंथ है, उसका इसमें हिंदी में अनुवाद किया। पुस्तक जुडिशियल रिफॉर्मर्स, रिसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स के लेखक कौन है? दलवीर भंडारी।
दलवीर भंडारी जोधपुर के हैं। राजस्थान रत्न 2022 मिला। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है। ठीक है, 3 बात याद रखना। इस पंचवर्षीय योजना का नारा भोजन काम और उत्पादन था। इस पंचवर्षीय योजना का नारा भोजन काम और था सात्विक। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम मूलतः 1994-95 में प्रारंभ किया गया था। पुनः कब प्रारंभ किया गया, ये टॉपिक है स्पेशल आपके। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा 2005-06 में दोबारा शुरू किया गया। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरुआत 1900 में राजस्थान द्वारा, वापिस यहाँ पे इकट्ठा डाल दिया। क्या प्रश्न नहीं है ये? यहाँ से प्रश्न है आपका, राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका नाम है राजस्थान निक्षय संबल योजना। इसके तहत 500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? तो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। राजस्थान उच्च न्यायालय में अब तक रही महिला न्यायाधीशों में कौन शामिल है? अब तक आज तक राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर 1949 से लेकर और अब 2023 तक की बात करें तो कितनी महिला न्यायाधीश शामिल हुई है, उसमें कौन शामिल है, कौन नहीं शामिल है, कौन है शामिल है, कौन नहीं शामिल है? तो देखो, निर्मलजीत कौर शामिल है, प्रभा शर्मा शामिल है, इसके अलावा शोभा मेहता शामिल है और जय सिंह ठाकुर शामिल है। 1 2 4। लीला सेठ ये हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही थी। तो राजस्थान उच्च न्यायालय में अब तक महिला न्यायाधीश, लगा लो स्टार, टपकेगा यहाँ से प्रश्न पक्का। कुमारी कांता भटनागर, मोहिनी कपूर, मीना वी गोवर गोवर, निशा गुप्ता, बेला त्रिवेदी, ज्ञान सुधा मिश्र, जय सिंह ठाकुर, निर्मलजीत कौर, प्रभा शर्मा, सबीना। ट्रांसफर हुआ हिमाचल प्रदेश किया गया। नूपुर भाटी वर्तमान में है, रेखा बुराण वर्तमान में है और शोभा मेहता वर्तमान में। ठीक है, तो सबीना जी का सारांतर हो चुका है, तो अब 12 हो चुकी है टोटल। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित हुआ? श्री गंगानगर में। चुकंदर पर आधारित प्रथम पहली चीनी मिल पूछे तो केशवराय पाटन 1916 में। निजी पूछे तो पहली भोपाल सागर में। यह है सार्वजनिक। आपसे पूछे सार्वजनिक मिल है श्री गंगानगर के अंदर, निजी पूछे भोपाल सागर में, सहकारी पूछे तो केशवराय पाटन है बूंदी के अंदर। महिम बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, गुजरात और राजस्थान की है। ठीक है, इसमें 55% पानी गुजरात को मिलता है, 45% राजस्थान को मिलता है, जबकि 144 मेगावाट बिजली है वो 100% राजस्थान को मिलती है। सारे RS प्री के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ये। इनमें से वर्ष 2001 से 11 के मध्य न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला श्री गंगानगर। कितनी? 10%। 10%। सबसे ज्यादा बाड़मेर की, कितनी? 32.5, यानी सर्वाधिक। नॉर्मल प्रश्न आते हैं, ये ज्यादा गहराई से नहीं आते। राजस्थान में काला खुंटा, लिलवानी, नारदिया, तिम्मा मोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं? सारे के सारे मैगजीन के, और है कहाँ पे? बांसवाड़ा में। और ये प्रश्न RS प्री के आए हुए सारे प्रश्न डाले मैंने आज, अब ये लास्ट वाले। माही कंचन RCB 911 किस्म किसकी है? ये भी प्रश्न RS प्री के अंदर आया था, अभी ताजा वाला, अभी जो RS प्री हुआ है अभी ये इसके 1 अक्टूबर को। तो माही कंचन किसकी है? मक्का की। और RCB किसकी है? बाजरे की। दोनों ही खरीफ की फसल है। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में सही नहीं है? ये भी RS प्री के अंदर आया, देखो। मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार CM रहे, सही है। 1975 के आपातकाल के समय हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे, आपातकाल के समय, सही है। राजस्थान की बात करें देश में आपातकाल के समय बरकतुल्ला खान सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे थे, ये गलत है। CS वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, बिल्कुल। ये CS वेंकटाचार्य दूसरे थे, मनोनीत थे, दूसरे मनोनीत थे। तो बरकतुल्ला खान सबसे कम नहीं थे, सबसे कम कौन थे? हीरालाल देवपुरा। ये प्रश्न देखो RS प्री में आया है। अब कई विद्वान ये सोचते होंगे ये बहुत सरल सरल प्रश्न करवा रहे हैं, प्रश्न आपको ऐसे ही मिलेंगे पेपर के अंदर।
मान लो प्रश्न अगर 20 जीके के आते, पॉलिटिकल के आते हैं ना, तो 5-7 बहुत टफ होंगे, बाकी इस प्रकार के होंगे। अगर ये भी पता नहीं होगा तो भी गलत हो जाएगा प्रश्न। राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? न्यूनतम 12 हो सकती है। ठीक है, यानी कितनी हो सकती है? 12 न्यूनतम। अधिकतम, अधिकतम उस राज्य की विधानसभा पर 15% से अधिक नहीं होगी, विधानसभा की। ठीक है, जैसे राजस्थान में 200 है, तो राजस्थान में 30 से ज्यादा नहीं हो सकते, और न्यूनतम 12। ये भी आरएस प्री में आया है। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य कितना था? मत मूल्य निकालना आता है ना, पूरी प्रक्रिया आपने राष्ट्रपति वाली देखी है। मत मूल्य जितने खड़े होते हैं, फिर कैसे वोट डाले जाते हैं, वैसे तो 129। ये भी आरएस प्री में आया है। 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित थी? तो नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति किस विषय से संबंधित थी? नरपत मल लोढ़ा से संबंधित। किससे संबंधित थी? लोकायुक्त। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 248 टै के अधीन जुलाई 1994 को इसका गठन हुआ। 243 है भाई, ये गलत हो गया सीधा ही। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रधानत्व में एक ही सदस्य आयोग है, ये भी सही है, केवल 2 सही है। ये 243 टै है। ठीक है। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत है? जोधपुर में। देखो जोधपुर में राज्य क्रीड़ा संस्थान, राज्य सूचना इस आयोग की एक अपीलीय अधिकरण की पीठ भी स्थापित होगी। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। ये आरएस प्री में आया था। इनमें से किस योजना का संबंध कोई भूखा न सोए? ये आरएस प्री में विवाद भी हुआ था, और लास्ट में उत्तर वापस जोड़ तोड़ के इंदिरा रसोई योजना मान लिया। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में विचार कीजिए। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानुसार एक अध्यक्ष 4 सदस्य है। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं। ये प्रश्न आया आपके पेपर में अभी आरएस प्री के अंदर, आरपीएससी ने पूछा है, इसलिए मैं ये प्रश्न लेके आया हूँ ताकि आपको पता लग जाए। तो केवल 2 ही सही है इसका, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। राजस्थान में किस वर्ष तक रेबीज उन्मूलन के लिए स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है? 2030 तक। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना कब हुई थी? 1978 को, जबकि कार्य प्रारंभ किया 1959 को। आरटीडीसी देखो 78 में स्थापना हुई थी, और कांता ठाकुर समिति के तहत हुआ था। मुख्यालय इसका जयपुर में। राजस्थान राज्य के किस बजट में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा हुई थी? पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा हुई थी किस बजट के अंदर? तो वो बजट था 2022-23 का, 22-23 का। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा देखो 22-23 में था। देखो 23 फरवरी 2022 को सीएम गहलोत के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको दर्जा देने की घोषणा की। बजट 2023-24 में पर्यटन विकास कोष की राशि 1,000 करोड़ है। 1,000 करोड़ से बढ़ाकर कितने करने का प्रावधान किया है? 1,500 करोड़ करने का प्रावधान किया। 1,500 करोड़, ठीक है। 1,000 करोड़ है आगे, ये लगा लेना, सीधा लिख दिया ना यहाँ पे। राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने हेलीकॉप्टर जाय राइड की शुरुआत कहाँ से की? ये दिसंबर 2022 में की थी जाय राइड की। हालांकि पर्यावरणीय मंजूरी बाद में संवेदनशील ऐसा क्षेत्र हो गया था, बंद कर दी, सम जैसलमेर के अंदर। ठीक है, देखो कब है? 27 दिसंबर 2022 को। निम्न में से असंगत। बैलून महोत्सव बाड़मेर में होता है, सही है। एक बैलून कर लो और एक थार कर लो, दोनों ही। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में, थार महोत्सव जैसलमेर में। गलत है, थार महोत्सव जोधपुर में, बाड़मेर में थार महोत्सव। जैसलमेर में कौन सा होता है? मरु महोत्सव होता है। और ऊंट महोत्सव बीकानेर में। राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान को निम्न में से किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? भारत सरकार के सहयोग से। ठीक है, भारत सरकार के सहयोग से। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? राजस्थान में जो बिजली मिलती है वो सबसे ज्यादा किससे मिलती है? तापीय शक्ति से मिलती है। सूरतगढ़ थर्मल पावर, छबड़ा, बारा, कोटा, तापीय शक्ति से, ध्यान रखना। ठीक है, तापीय शक्ति से, जैसे कोयला, गैस, नेपथा तेल, तरल ईंधन पर आधारित जो भी है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 23,487 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता हो गई है।
इस राज्य का स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में पहला महिला संचालित वित्तीय संस्थान स्थापित हुआ तेलंगाना के अंदर। कहाँ हुआ? स्त्री निधि के सहयोग से हुआ और राजस्थान तीसरा राज्य। और ये प्रश्न आरपीएससी ने कम से कम अब तक के हिसाब से मैं देखूं 2012 अगस्त 2022 से स्टार्ट हुआ और अब तक 5 बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। 5 बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। और आरपीएससी ने पूछा इसको 4 बार। तो ठीक है, ये आज का मॉडल पेपर हमारा पूरा होता है। जो भी विद्यार्थी निरंतर मेहनत कर रहे हैं, नानक क्लासेज ऐप में जाके टेस्ट सीरीज भाई जरूर ले लेना। टेस्ट इसका वहाँ मिल रहा है, पीडीएफ इसकी वहाँ मिल रही है, पीडीएफ वैसे भी मिल रही है आपको, प्रिंट निकाल के भी ये 100% आप कर सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं, एक बार हो गए, दोबारा चल रहे हैं। और ये मॉडल पेपर सारे मैं डाल रहा हूँ। करंट की सारी पीडीएफ उपलब्ध है, आर्थिक समीक्षा की, योजना की, फ्लैगशिप योजना की, सब पीडीएफ उपलब्ध है। प्रिंट निकाल के आप पढ़ सकते हो। ज्वाइन करना पड़ेगा नानक क्लासेज ऐप और ये टेस्ट सीरीज मात्र 499 वाली लेनी पड़ेगी। थर्ड पेपर में इतने नंबर आपके बहुत शानदार बनेंगे। बस मेहनत करते जाओ, पढ़ते जाओ। आ चुकी है जनवरी माह और पेपर होना है, तो जितने दिन बचे हैं योजनाबद्ध तरीके से पढ़ते जाओ, मेरे साथ जुड़ते रहो और ये मॉडल पेपर पढ़ते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।